हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आईएससी का एक चैप्टर कवर कर रही हूँ प्रिज्म से। इस स्टोरी का नाम है इंडिगो और इसको लिखा है सत्यजीत रे ने। ये कहानी मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में, मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी ताकि आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाए। बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इन स्कूल्स फॉर मेनी ईयर्स और मैं आपको एकदम अच्छा से इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पहले बता दूं रेफरेंस के लिए कि इंडिगो क्या है। इंडिगो एक प्रकार की डाई है जो हमारे इंडियन फार्मर्स उगाते थे। और जब हम ब्रिटिश के स्लेव्स थे, व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश राज, उस समय इंडियंस फार्मर वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो। इट इज़ अ डाई। इस डाई को उगाया जाता था और उसे वापस वो लोग ले जाते थे अपने देश ब्रिटेन, और वहाँ पे इस डाई से वो अपना काम करते थे। इनके जो फैक्ट्रीज में जो वाइट प्रोडक्ट होती थी, वाइट कपड़े, उसको कलर करते थे। अब इसको उगाने में ये समस्या थी कि हमारे इंडियन फार्मर्स ये उगाना नहीं चाहते थे। इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि इंडिगो उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। जब सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है तो दूसरे फूड क्रॉप्स जो फार्मर्स हमारे इंडियन फार्मर्स उगाते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो फर्टिलिटी खराब होने से अच्छे नहीं उग पाते। सेकेंडली, अगर वो लोग अगर इंडियन फार्मर्स डाई उगाते हैं तो वो उनके खाने के काम नहीं आती। बिकॉज इंडियन फार्मर्स ना बेसिकली क्या करते थे, वो क्रॉप्स उगाते थे, फूड क्रॉप्स। तो वो उनके खाने काम आते थे, जितना खा सकते थे बाकी के वो बेच लेते थे। पर अब डाई डाई तो कोई काम की नहीं है। और थर्ड रीज़न ये है कि हमारे इंडियन फार्मर्स बड़े गरीब हुए करते थे, तो इन्हें इतने पैसे नहीं होते थे। और जो ब्रिटिश राज पैसा देते थे इट वॉज वेरी मीगर, मतलब नाम मात्रा का पैसा। तो इस तरह हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया गया, इंडियन फार्मर्स को काफ़ी उन्हें सुसाइड कर दिया। तो इसी के आधार पे ये चैप्टर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। My name is Anirudh Bose. I'm 29 years old and a bachelor. For last 8 years, I've been working in advertising agency in Calcutta. तो ये जो नरेटर है उनका नाम अनिरुद्ध बोस है। ये 29 ईयर्स के हैं और ये बैचलर है, इनकी शादी नहीं हुई और ये बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, कैलकाटा के एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। और इनको जो घर है वो सरदार शंकर रोड पे है। ये 2 रूम का फ्लैट है इनके पास जो साउथ फेसिंग है। और 2 years ago आई बॉट एन एम्बेसडर कार। इन्होंने गाड़ी भी खरीद ली। तो आपको बता दूं उस समय गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ा वो था, मतलब गाड़ी खरीदना वॉज अ बिग डील। तो इन्होंने गाड़ी खरीद ली, मतलब बहुत अच्छा खासा ये कमा रहे हैं। और आई डू बिट ऑफ राइटिंग, खाली समय पे राइटिंग करते हैं। इन्होंने 2-3 मैगजीन में कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे जो हिट हो गए हैं। एंड उनके अक्विंटेंसेस अर्थात परिचित परिचित लोगों ने उसको पसंद भी किया। इट मीन्स अनिरुद्ध बोस वॉज अ राइटर ऑल्सो। बट वो बोल रहे हैं कि बट आई नो आई कैनॉट मेक अ लिविंग बाय राइटिंग अलोन। तो खाली लिख के वो पेट नहीं भर सकते। वो इतना बढ़िया लिखते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिखते थे कि उससे उनकी फुल टाइम कमाई हो सके। इनका एक शौकीय था, शौकिया तौर पे लिखते थे। For the last few months, I haven't been writing at all. I have read a lot of about indigo plantation in Bengal and Bihar in the 19th century. और कुछ समय से ये लिख नहीं रहे हैं। और इन्होंने ये भी पढ़ा है कि ब्रिटिश अथॉरिटी कैसे पीजेंट्स कैसे रिवॉल्ट किया है। रिवॉल्ट मतलब विद्रोह किया है। तो इन्होंने इतना कुछ पढ़ लिया इंडिगो के बारे में कि इनको बहुत कुछ आइडिया हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जब इंडियन फार्मर्स हमारे इंडिगो उगा रहे थे उसी समय ब्रिटिश लोगों ने मना कर दिया इंडियन फार्मर्स को कि अब हमें भाई हमारे तुम्हारी ज़रूरत नहीं इंडिगो की। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने अपने सिंथेटिक इंडिगो बनाना चालू कर दिया। तो जैसे सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा तो हमारे इंडियन क्रॉप्स, इंडियन इंडिगो की वैल्यू कम हो गई। तो उन्हें बोल दिया गया अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह वो पड़ा हुआ इंडिगो एकदम सरदर्द बन गया हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए, क्योंकि अब वो तो डाई है, ये तो खा भी नहीं सकते इसको। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि डिस्क्राइब द टेरिबल एक्सपीरियंस विच इज स्टाइल इन विद द इंटरेस्ट। तो आज इस तरह का जो टेरिबल एक्सपीरियंस रहा है हमारे इंडियन फार्मर्स की, जो दुविधा दुख तकलीफ है, तो आज उन्होंने सोचा कि आई हैव टेकन अप
पेन टुडे, फिर कुछ लिखने की ठानी। एट दिस पॉइंट आई मस्ट टेल यू अबाउट द पास्ट, अपने अतीत के बारे में बता रहे हैं कि इनके फादर जो है वो एक बहुत बड़े फिजिशियन थे बिहार मुंगेर में, और ये जो पढ़े हैं वो एक मिशनरी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है। आई हैव अ ब्रदर, जो इनके भाई है, जो इनसे 5 साल ओल्डर देन मी, इनसे बड़े हैं, और वो मेडिसिन पढ़ रहे हैं इंग्लैंड में, नाउ अटैच टू अ हॉस्पिटल इन सबब ऑफ लंदन कॉल्ड गोल्डन ग्रीन, और वो हॉस्पिटल के वहाँ पे काम करते हैं, और उनका इंडिया आने का कोई प्लान नहीं है। इनके भाई का इंडिया लौटने का कोई प्लान नहीं है। माई फादर डाइड व्हेन आई वाज 16, 16 साल की उम्र में इनके पिताजी गुजर गए। तो इनकी माताजी ने सोचा कि ये मुंगेर छोड़ के ये लोग कहाँ आ गए, कैलकाटा, अपने मैटरनल अंकल मतलब अपने मामा जी के साथ। ये नरेटर जो अनिरुद्ध बोस और उनकी माताजी कहाँ आ गए, कैलकाटा आ गए, और कैलकाटा आके ये सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की, बैचलर की डिग्री, और इन्हें यहाँ के जॉब भी मिल गई एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, जिसके बारे में इन्होंने शुरू में हमें बताया। माई अंकल इन्फ्लुएंस हेल्प मी, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, कहीं ना कहीं हम सिफारिश भी बोल सकते हैं। तो ये बोले कि मेरे अंकल की सिफारिश काम आई, लेकिन अगर सिफारिश नहीं भी करते तब भी अनिरुद्ध बोले कि मैं एक अनवर्दी कैंडिडेट नहीं था, वो एक अच्छे स्टूडेंट थे, उन्हें फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आती है, और उन्हें हर कुछ आता है जो एक अच्छे इंटरव्यू में होना चाहिए। आई हैड द एबिलिटी टू कैरी माई सेल्फ वेल इन द इंटरव्यू, मतलब वो अपने आप को इंटरव्यू में हर तरह से अपने आप को फिट पाते हैं। तो अगर इनकी सिफारिश नहीं भी होती तो थोड़ा बोस्ट करके बोल रहे हैं कि तब भी उनका सिलेक्शन हो ही जाना था, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं, इनको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आती है, और इंटरव्यू क्रैक करना इनको आता है। मैं अर्ली डेज मुंगेर में इंस्टाइल द हैबिट, अब जब बर्थ प्लेस है मुंगेर तो वहाँ वो रुके हैं, तो इनमें कुछ एक हैबिट आ गई थी। इनकी हर वक्त इच्छा होती थी कि मैं कैलकाटा से दूर भागूं, इस हेक्टिक लाइफ, हेक्टिक मतलब भाग दौड़ की लाइफ, हसल बसल वाली लाइफ, उससे दूर, कलकत्ता की लाइफ से दूर भागूं, और कहीं ना कहीं समय समय पे चला जाऊं। कभी तो वीकेंड में ये डायमंड हार्बर जाते हैं, पोर्ट कैनिंग जाते हैं, हसनाबाद, दमदम रोड घूम लेते हैं, बट आई हैड गॉन अलोन बिकॉज टू बी क्वाइट ऑनेस्ट आई डिडंट रियली हैव अ क्लोज फ्रेंड इन कैलकाटा। तो इनके कोई खास कोई फ्रेंड नहीं है कैलकाटा में, कोई दोस्त नहीं बने इनके, तो अकेले ही अपना गाड़ी थी, मैंने पहले ही बता दिया, उस समय गाड़ी होना बहुत बड़ी बात थी, तो अपना आराम से इधर उधर घूम लेते थे। दैट इज वाई प्रमोद लेटर मेड मी सो हैप्पी। अब हमारी कहानी में एक नया कैरेक्टर आया है प्रमोद, तो प्रमोद ने इन्हें लेटर भेजा और ये बड़े खुश हो गए। लेटर में प्रमोद जो इनका क्लासमेट था, बचपन के स्कूल फ्रेंड था मुंगेर में, उसने उन्हें लेटर में लिखा था कि तुम, ये लोग काफ़ी शुरू के समय में 3-4 साल तक एक दूसरे को लेटर लिखते थे, और अब अनिरुद्ध ने लेटर लिखना बंद कर दिया था। And suddenly the other day when I came back from work, I found letter from Pramod waiting for me on my desk. तो प्रमोद ने उसे लेटर पे लिखा है कि he had written from दुमका, दुमका एक जगह है बिहार में, वहाँ से प्रमोद ने लेटर लिखा अनिरुद्ध को। I have a job in the forest department here. I have my own quarters. Why don't you take a week's leave and come over? मतलब मेरे यहाँ पे अच्छी नौकरी है, तो तुम एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, क्वार्टर भी मिल गया, रहने के लिए अच्छा खासा कमरा घर भी मिल गया है, तो तुम आराम से आ जाओ एक हफ्ते के लिए। जैसे दो फ्रेंड्स नहीं बोलते कि अरे आ जाए यार, चिल करेंगे, मस्ती करेंगे, वैसे उस प्रमोद ने अनिरुद्ध को बुला लिया। सम लीव वर ड्यू, तो जो नौकरी करते हैं ना उन्हें छुट्टी मिलती है, उनकी छुट्टियां पेड लीव्स होती है, उनकी मेडिकल लीव्स होती है, वैसे छुट्टियां हैं। तो अनिरुद्ध की कुछ छुट्टियां बाकी थी, तो उन्होंने अपने बॉस से मांगा, छुट्टी मांगी, उन्हें छुट्टियां मिल गई, तो वो 27 अप्रैल को निकल गए, अपनी बैग वैग तैयार करके चले डुमका। प्रमोद हैड सजेस्टेड दैट आई गो बाय कार, इट वाज माय आइडिया। तो प्रमोद ने नहीं बोला था कि तुम गाड़ी में आना, लेकिन अनिरुद्ध को ही लगा कि भाई चलो गाड़ी, आराम से गाड़ी में मज़े करते हुए जाएंगे। और कुछ ना, गाड़ी होने से उस समय थोड़ा सा, गाड़ी होना बहुत बड़ी बात होती थी, तो मन में शायद आया भी होगा कि अपनी गाड़ी है फ्लॉन्ट करते हैं, तो वो अपना गाड़ी लेके निकल गए। और जैसे वो निकले, उन्होंने अपना सोचा कि दुमका 5 और 6 आवर्स का है, कहीं भी हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपने मन में कैलकुलेशन बना लेते हैं,
इतनी दूरी में जाना है, ऐसे जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, एक मैप होता है, रोड मैप। तो उन्होंने अपना एक रोड मैप जैसे बना लिया माइंड में। आई डिसाइडेड टू हैव बिग ब्रेकफास्ट, सेट ऑफ बाय 10 और रिच बिफोर डस्क। डस्क मतलब इवनिंग। तो मज़े से अपना ब्रेकफास्ट करके बोले इवनिंग के पहले तो मैं पहुंच जाऊंगा। At least there was a plan, but there was a snack right at the start. भाई बोलते हैं ना कि होता वही है जो ऊपर वाला चाहते हैं। जैसे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो उसी तरह उसने अनिरुद्ध ने अपनी शुरुआत की, लेकिन शुरुआत ही एक स्नैक से हुई है, एक हिच से बात हुई है। कैसे? आई हैड माई मील एंड वॉज अबाउट टू पुट अ पान इन टू माई माउथ। जैसे वो पान खा के अपना निकल रहे, इतनी देर में उनके पिताजी के एक फ्रेंड है अंकल मोहित, वो सडनली आ गए। अब और अंकल मोहित है ना, बड़े ग्रेव इंसान, ग्रेव मतलब बड़े सीरियस टाइप के, एकदम सीरियस इंसान, बड़े हंसमुख वाले नहीं है। और वो 10 साल के बाद आए थे। आपको बता दूं, उस समय ना मिलने मिलाने का बड़ा रिवाज होता था। जैसे अभी हम फ़ोन में हाय ड्यूड हेलो ये ऐसे कर लेते हैं, या व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक दूसरे के घरों में जाना, उनसे मिलना, ये सब ट्रेंड था। तो वो मोहित आए और देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग हिम शॉर्ट शिफ्ट। तो भाई 10 साल के बाद आए हैं, पिताजी के फ्रेंड हैं, तो शॉर्टकट में तो बात होगी नहीं। तो उन्होंने उनकी चाय वाय ऑफर की और घंटों वो बातें करते रहे। और बेचारे अनिरुद्ध सुनते रहे, कोई चॉइस नहीं थी। आई सॉ अंकल मोहित had shoved my suitcase bedding in the back seat of my car. एंड अब जैसे ही वो वापस निकलने लगा, ग्राउंड फ्लोर नेबर भोला बाबू और उनके 4 साल का बेटा पिंटू आ गए। तो जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ, पहले आना जाना मिलना मिलाना बहुत होता था। वेयर आर यू ऑफ टू ऑल बाई योर सेल्फ? भोला बाबू ने बताया। कहाँ जा रहे हो तुम? तो उसने बताया कि माई कंसर्न। ओह, तो जैसे ही पता चला, भोला बाबू ने कंसर्न बताई। कंसर्न मतलब परवाह। परवाह करते हुए बोला कि अरे शुडंट यू हैव अरेंज फॉर अ ड्राइवर? एक ड्राइवर तो तुमको ले लेना चाहिए था, इतनी दूर की जर्नी है, अकेले जा रहे हो, ड्राइवर होता तो अच्छा रहता। I said I was very cautious driver myself and that I had taken such care of my car that it was still as good as new. तो उन्हें लगा, अनिरुद्ध को लगा कि पहले तो उन्हें लगा मैं एक बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं अपनी गाड़ी खुद ही चलाऊंगा। और दूसरी, उनकी गाड़ी बड़ी नई है, तो नई गाड़ी में ना चांसेस कम होते हैं कि रास्ते में ख़राब हो गई। कोई खटारा गाड़ी लेके हम निकले तो डर लगता है। तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी तो बड़ी नहीं है, मैं ही चलाऊंगा। भोला बाबू ने उन्हें लक विश किया और वो चल पड़े। इट वॉज 10 minutes past 11। जो सुबह उन्होंने 10 बजे जाने का सोचा था, अब 11:10 हो चुके हैं। मतलब रवाना होने में 11:10 बज गई है। Although avoided हावड़ा took the बाली ब्रिज। हावड़ा बड़ा जाम रहता है, तो अनिरुद्ध ने बाली ब्रिज होके जाना सोचा और चंदन नगर तक पहुंचने का सोचा। बीच में शुरुआत में इन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि काफ़ी डिंजी टाउन्स थे, ड्रेरी रोड, तो वहाँ ना बड़े लॉस्ट फील कर रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन बट फ्रॉम देयर एज द कार इमर्ज इन ओपन कंट्री द इफेक्ट वॉज मैजिकल। पर वहाँ से जब खुले मैदान में जब आ गए ना, एकदम मज़ेदारी आ गई। पहले शुरुआत में तो डिंजी रोड थे, सिकरी गलियाँ, बहुत सारे छोटे छोटे घर, मज़ा नहीं आया। जब अब खुले मैदान में आ गए, चारों तरफ खुले खेत, हरियाली, मज़े से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अब उनको मैजिकल इफेक्ट लग रहा है। मैजिकल मतलब मस्त, वेरी गुड। Where in the city did one get to see such a clear blue sky free from chimney smoke? तो ऐसा है जो खुला माहौल, इतनी सुंदर आसपास का वातावरण सिटी में थोड़ी मिलेगा। वहाँ तो धुआं ही रहता है, जिसे मोस्टली वी से पॉल्यूशन। ब्रेथ एयर सो रेडोलेंट ऑफ द स्मेल। तो ये अर्थ की जो स्मेल, जो मिट्टी की सोनी सोनी खुशबू, वो भी अनिरुद्ध को फील हो रही है। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ मैं खुली हवा में मज़े से घूम रहा हूँ, कहाँ सिटी लाइफ में धूल मिट्टी के बीच। एट अबाउट 12:30 आई वॉज नियरिंग बर्दवान। तो 12:30, 12:30 बजे बर्दवान पहुँचे। अब उन्होंने बहुत जल्दी खाना खा लिया ना, तो उनको भूख लग रही है। तो उन्होंने सोचा रेस्टोरेंट में जाके कुछ लाइट मील करते हैं। देखिए हैवी मील करके ड्राइविंग बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, नींद आती है।
तो उन्होंने सोचा कुछ लाइट खा लेता हूँ, तो उन्होंने टोस्ट, ऑमलेट और कॉफ़ी खाए और फिर वापस अपनी जर्नी रिज्यूम की मतलब वापस चालू हुए, वहीं से जाने लगे। अब इनके और 135 माइल्स जाना है दुमका। दुमका पहुंचने में भी 135 मील्स की दूरी है। तो ये 20 miles from Burdwan, there was a small town called Panagar. I had to leave the Grand Trunk Road and take the road to Elam Bazaar. एलम बाज़ार होते हुए वो सूरी होते हुए माजनजोर से दुमका, तो ये उन्होंने एक रास्ता अपनाया है कि यहाँ से होते हुए वहाँ तक वो जाएंगे। The military camp at Panagar had just come into view when there was a bang from the rear of my car. I had a flat tire. जैसे वो जा रहे थे मिलिट्री कैंप के वहाँ से साइड से निकल रहे थे, उनका जो टायर है वो बर्स्ट हो गया। फ्लैट टायर मतलब बर्स्ट। आई गॉट डाउन, आई हैड अ स्पेयर टायर। तो उनके पास स्पेयर टायर था, तो उन्होंने अपने जो भी प्रेडिकेंट ऑक्यूमेंट्स लाफिंग, उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई देखेगा तो हंसी उड़ाएगा, बट ये कुछ अच्छी बात तो है नहीं कि आपका टायर फट गया, निकल के अपना टायर बदल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि द अदर कार्स वुड गो विजिंग बाय, विजिंग है मतलब साइड से निकल जाना। देयर ऑक्यूपेंट्स लाफिंग एट माई प्रेडिकेमेंट्स एंड नॉट अ प्रेजेंट वन, तो शायद वो मजाक बनाए उनका। नेवरदलेस आई बॉट आउट द चेक फ्रॉम द बूट एंड सेट टू वर्क। अब जो हो देखा जाएगा, चेक निकाल के उन्होंने अपना टायर चेंज किया, क्योंकि गाड़ी में एक स्टेपनी, एक एक्स्ट्रा टायर ऑलवेज रहता है। बाय द टाइम आई फिनिश पुटिंग द न्यू वन, आई वॉज ड्रिपिंग विथ स्वेट, पसीने पसीने आ रहे हैं। घड़ी में 2:30, 2:30 बज चुके हैं। और मगी आकाश में, वो जब आसमान में देख रहे हैं ना, बड़ी ठंडी सी एक हवा चल रही है, बैम्बू ट्रीज इधर उधर हिल रहे हैं और आसमान में एक ब्लैक पैच दिख रहा है। ये जो ब्लैक पैच इनको दिखा रहा है कि कहीं नॉर्थ वेस्टर्न हवा तो नहीं आ गई, कोई जोर से तूफान तो नहीं आने वाला है। तो ये बोल रहे हैं कि इट इज़ यूजलेस टू स्पेक्यूलेट। अब करके क्या फ़ायदा, जो हम हिंदी में कहते हैं ना, पछतावत क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर अब तूफान आ भी गया तो कोई उपाय तो है नहीं, ये तो अब निकल पड़े हैं। आई मस्ट ड्राइव फास्टर, आई हेल्प माई सेल्फ टू सम हॉट टी फ्रॉम द फ्लास्क एंड रिज्यूम माई जर्नी। तो इन्हें लगा मुझे ज़्यादा तेज़ चलना चाहिए और इन्होंने फ्लास्क में एक चाय भी ले ली थी। बिफोर आई कुड क्रॉस इलम बाज़ार आई वॉज कॉट इन द स्टॉर्म। तूफान आ गया इलम बाज़ार क्रॉस करे उसके पहले। और नॉर्वेस्टर पास, टैगोर्स पोयम, तो ये बता रहे हैं कि नॉर्मल में ऐसा तूफान आता ना तो बड़ा मज़ा आता। अगर हम घर में होते हैं और इस तरह के तूफान आते हैं ना तो क्या होता, हमें बड़ा मज़ा आता है। तो अनिरुद्ध बोल रहे हैं कि वो घर में अगर होते और तूफान आता तो शायद टैगोर की कविताएं बोलते और इन्जॉय करते, बट क्योंकि वो खुले में है, गाड़ी में जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है क्लैप्स ऑफ थंडर ऑलवेज मेक मी अनकंफर्टेबल। जो बिजली गरजती है ना, उनसे वो बड़े अनईजी फील करते हैं। दे सीम टू शो अ नेस्टी साइड ऑफ नेचर, अ विशियस असॉल्ट ऑन हेल्पलेस ह्यूमैनिटी। और जब बिजली चमकती है ना, ऐसा लगता है कि हम कितने विशियस साइड, नेचर के सामने कितने विवश हो जाते हैं। नेचर का एक अच्छा रूप है, जब हम नेचर को इंजॉय करते हैं, ब्यूटीफुल उस वेदर है, कितना मज़ा आता है। वही जब नेचर थंडर है, तूफान है, आंधी है, तो लगता है बाप रे, नेचर का इतना विशियस, इतना भयानक रूप भी है। जैसे हम इंसानों में भी है, जब हंसते बोलते हैं तो सब अच्छा लगता है, जब कोई गुस्सा होकर चिल्लाते हैं तो लगता है अरे ये क्या विकराल रूप है इसका। वैसे ही नेचर के भी दो ही रूप है। तो अनिरुद्ध बोल रहे हैं कि वो विशियस रूप था नेचर का। It seems that the shaft of lightnings were all aimed at my poor ambassador, and the one of them was sure to find its mark sooner or later. तो वो नेचर जैसे उसकी बेचारी पुअर, बेचारी एम्बेसडर को बेचारी मतलब ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन, कि वो अकेली तूफान में जूझती हुई आगे बढ़ रही है और नेचर अपना पूरा विकराल रूप दिखा रहा है। In this precarious state, I passed Suri and was well on my way to Majanjor, where there was yet another bang which no one could mistake of a thunderclap. I realized thunder, और अब दूसरी बार वापस वहाँ से निकले, सूरी पास करके मैजनजोर पहुँच ही रहे कि दो जोर से दोबारा एक धमाका हुआ और ये धमाके में उनका दूसरा टायर भी फ्लैट हो गया। आई रियलाइज दैट अनदर ऑफ माई टायर हैड डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे मतलब छुट्टी, छुट्टी मतलब टायर फट गया। तो आपको पता होगा गाड़ी में एक ही एक्स्ट्रा टायर है,
वो तो ऑलरेडी इन्होंने पहले गाड़ी एक चक्के में डाल दिया है, अब दोबारा दूसरा टायर पंक्चर हो गया, अब क्या करेंगे ये। I gave up hope. It was now pouring with rain. My watch said 5:30. 5:30 बज चुकी है. For the last 20 miles, I had to keep the speedometer to 15. इन्होंने स्पीड एकदम कम कर दी है, क्योंकि स्पीड कम कर दी, तेज तूफान आ रहा है, तो उसमें उनको बच के चलना है। तो अब टायर भी फटा हुआ उनका। Where was I? इन्हें तो पता ही नहीं है कहाँ पर है। यूपी अहेड नथिंग वॉज विजिबल थ्रू द रेन स्वेप्ट विंड स्क्रीन। और सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, विंड स्क्रीन में सामने कुछ नहीं दिख रहा, बस एक अंदाज से बंदा जा रहा है। तूफान, फ्लैट टायर, एकदम अकेले। 5:30 मतलब बड़ी रात सी हो गई, इवनिंग सा हो गया है, तो आप सोच सकते हैं इनकी क्या हालत है। द वाइपर वॉज ऑन बट इट्स एफर्ट वर फ्रॉलिक्सम देन इफेक्टिव। वाइपर चल रहा है, बट जैसे एक मजाक कर रहा हूँ, कोई इफेक्टिव नहीं है। जो गाड़ी के आगे जो वाइपर चलते हैं ना, पानी की बूंदा बूंदी जो भी बीच में स्क्रीन के ऊपर आ जाए कचरा हटाने के लिए, ये सिर्फ एक मजाक रह गई थी, इसका कोई असर ही नहीं था। It was being April, the sun should still be up, but it seemed more like late evening. अप्रैल मंथ है, लेकिन ऐसा लग रहा था कितनी रात हो गई, अंधकार हो गया। ऐसे भी कैलकाटा में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। I opened the door on my right slightly and looked out. What I saw didn't suggest the presence of a town, though I could make out a couple of buildings through the trees. There was no question of getting out of the car and exploring, but one thing was clear enough, there was no shop along the road as far as the eye could see. तो वो अब निकल के देख रहे हैं कांच निकाल के, वहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। कुछ बिल्डिंग्स है, आई कुड मेक आउट कपल ऑफ कुछ बिल्डिंग्स है, बट कार से तो निकलने का सवाल ही नहीं है, और कोई शॉप भी नहीं दिख रही उनको, तो आसपास कोई दुकान भी नहीं है। तो अनिरुद्ध बाबू पूरे बुरी तरह फंस गए। एंड आई हैड नो स्पेयर टायर, और उनके पास कोई एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था। आफ्टर वेटिंग इन द कार फॉर क्वार्टर ऑफ एन आवर, it struck me that no other vehicle had passed by in all this time. Was I on the right road? अब आधे घंटे तक वो उस रास्ते पे बैठे रहे, क्योंकि उनका टायर फ्लैट हो चुका है और नो मोर स्पेयर टायर। बट अब उनको रियलाइज़ हुआ कि कहीं वो सही रास्ते पे है, कि इतनी देर तक कोई वहाँ से कोई व्हीकल पास ही नहीं हुआ, कोई गाड़ी स्कूटर कुछ भी पास नहीं हुआ। There had been no mistake up to Suri, but suppose I'd taken a wrong turning after that. It was not impossible in the blinding rain. Blinding rain मतलब मूसलाधार बारिश। तो हो सकता है उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया हो। But even if I'd made a mistake, it was not if I stayed in the jungle of Africa or South America. अब कभी कभी क्या होता है, हम अपने मन को बहलाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब उन्हें लग रहा है इतने देर से मैं यहाँ पे हूँ, कोई गाड़ी वाड़ी आई नहीं अभी तक जिससे वो हेल्प मांग सके, तो फिर वो खुद को ही बोल रहे हैं कि अगर मैंने गलत रास्ता भी ले लिया तो क्या है, कोई मैं साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका में थोड़ी हूँ, मैं तो बिरबम में हूँ, 50 माइल्स फ्रॉम शांति निकेतन। मतलब अरे यार, ये तो अपना ही इलाका है, तो अगर बारिश बंद हो जाएगी तो ज़रूर कोई ना कोई दुकान मिल जाएगी और वो आराम से अपनी जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ये खुद को ही वो मना रहे हैं ताकि वो घबरा नहीं जाए। जैसे अभी बोलते हैं ऑल इज वेल करते हैं ना मुसीबत में, वैसे वो खुद को ही कंसोल कर रहे हैं। आई पुल्ड आउट अ पैकेट ऑफ विल्स फ्रॉम माई पॉकेट एंड लिट अ सिगरेट। अब वो सिगरेट पी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें अपने भोला बाबू की बात याद आ रही कि उन्होंने इतनी साउंड एडवाइस दी थी कि ड्राइवर रख लो। तो सही में उनका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी एडवाइस इसीलिए दी होगी कि उनके साथ भी कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो कभी कभी ना किसी की एडवाइस मान लेनी चाहिए, जो हमसे बड़े हैं उनको शायद उनकी एडवाइस ले लेनी चाहिए। इतने में पीछे से हॉन्क 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 हॉर्न बज रहा है। आई टर्न राउंड एंड सॉ द ट्रक, पीछे एक ट्रक था और लगातार हॉर्न बजा रहे हैं मिडल ऑफ द रोड। द रेन हैड लेट अप अ लिटिल। I opened the door and got out and found it was no fault of the truck. तो बारिश थोड़ी कम हुई तो अनिरुद्ध गेट खोल के गाड़ी से बाहर निकल के देखा तो वो ट्रक वाले का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध की गाड़ी रास्ते के बीचों बीच में ही खड़ी थी, पूरा रास्ता ब्लॉक किए हुई थी।
और रास्ता ब्लॉक करने से कैसे चलेगा, ट्रक कैसे निकलेगी। सो टेक द कार टू वन साइड सर। तो ट्रक ड्राइवर ने, सिख ट्रक ड्राइवर था, तो वो मज़े से उसे इजी बोला कि आप थोड़ी एक साइड में अपनी गाड़ी को ले लो। द सिख ड्राइवर हैड बाय नाउ कम आउट ऑफ द ट्रक। सिख ड्राइवर भी निकल गया कि वो समझ गए कि ये परेशान है, तो हेल्प करने के इंटेंशन से। हम इंडियंस तो ऐसे भी बड़े हेल्पफुल होते हैं। What's the matter? He asked. A puncture? I shrugged to convey my state of helplessness. Shrug मतलब ऐसे, जब आप ऐसे करते हैं that is known as shrug। तो कैसे, कितने मजबूर है वो, बारिश है, टायर फ्लैट हो गया, एक्स्ट्रा स्टेपनी टायर नहीं है, आसपास कोई दुकान नहीं है, तो क्या कर सकता है बंदा, फंस गया ना। If you could lend a hand, I said, we could move the car to one side and let you pass. तो बोला आप थोड़ी हेल्प करो कार को एक साइड करने में। तो तीनों कौन, सिख ड्राइवर, अनिरुद्ध और उनका हेल्पर, सिख ड्राइवर का हेल्पर, ये तीनों ने मिलके गाड़ी को एक साइड में किया। और फिर अनिरुद्ध को पता चला कि वो रॉन्ग रोड पे आ गया है, दुमका जाने के गलत रास्ते में आ गया है, क्योंकि अब वो वहाँ से अगर वापस सही रास्ते पे जाएगा तो इट विल टेक drive back 3 miles to get back on the right track. I also learned that there was no repair shops nearby. तो गलत रास्ते में चल पड़ा है, उनको वापस सही रास्ते आने में उसे 3 माइल लगेगी और आसपास कोई दुकान भी नहीं है जहाँ वो अपनी गाड़ी को ठीक करा सके। The truck went on its way, its noise faded away. The truth struck me like hammer blow. Hammer blow मतलब हथौड़े की तरह ये सच्चाई उसको बुरी लगी कि ट्रक ड्राइवर तो वहाँ से चला गया। कभी कभी क्या होता है ना हमारे साथ, हम कोई डिसीजन ले लेते हैं और फिर हमें लगता है ओहो ऐसा क्यों किया। अब अनिरुद्ध को लग रहा कि ट्रक ड्राइवर को क्यों जाने दिया, शायद उसी के साथ बैठ के वहाँ से निकल जाता या उससे और कुछ हेल्प मांग लेता। ट्रक ड्राइवर तो निकल गए, उसके साथ वो हेल्पर था, सिख ड्राइवर और हेल्पर अपना ट्रक लेके निकल गए। अनिरुद्ध रह गया अकेला, रात की टाइम। And I had reached the dead end. आगे dead end है. There was no way I could reach Dumka that night. I had no idea how and where I would spend the night. अब उसे कोई पता नहीं वो रात कहाँ गुजारेंगे, कैसे गुजारेंगे, गलत रास्ते पे आ गए हैं। The roadside puddles were alive and chorus of frogs. रास्ते में puddles पानी भरे हुए हैं, सड़क कोई खास अच्छी थी नहीं और फ्रॉग्स एक साथ उनकी आवाज़ चली। कोरस मतलब एक साथ फ्रॉग टर 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 जो एक आवाज़ करते हैं। द रेन हैड नाउ रिड्यूस टू लिटिल ड्रीजल। तेज बारिश अब हल्की बारिश हो गई है, जो मूसलाधार बारिश थी वो अब हल्की बारिश में हो गई है। आई गॉट बैक इन टू द कार एंड वॉज अबाउट टू लाइट अ सेकेंड सिगरेट। जितने वो सेकेंड सिगरेट पी रहे थे कि उनकी नज़र पड़ी आई थ्रू द विंडो ऑफ माई साइड। I opened the door again. Through the branches of a tree, I saw a rectangle of orange light. A window. उनको एक खिड़की दिखी, एक खिड़की जिसमें लाइट जल रही थी। Just as smoke meant the presence of fire, kerosene lamp meant the presence of human being. जैसे जब आग लगती है तो पहले क्या दिखता है, धुआं। धुआं होते ही हम क्या समझते हैं कि अरे कहीं आग लगी हुई है। उसी तरह अगर केरोसिन लैंप जला है कहीं पर, इसका मतलब कोई इंसान है, इंसान ही केरोसिन लैंप जलाएंगे ना। There was a house nearby and there were occupants in it. तो उसे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि घर था और उसमें कोई रह रहा था। क्यों रह रहा था? क्योंकि केरोसिन लैंप जल रहा है। I got out of the car with my torch. उस समय ना टॉर्च चलता था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं टॉर्च किसे बोलते हैं। The window wasn't too far away, तो उससे लगा कि जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता करते हैं घर में कौन रह रहा है, लाइट कहाँ से आ रही है। There was a narrow footpath branching off from the main road and seemed to go in the direction of the house from the window. तो वो फुटपाथ के बीच से वो विंडो की तरफ से चले। तो गाड़ी से निकले अनिरुद्ध और एक पतले से रोड से होते हुए उस विंडो की तरफ गए जहाँ से लाइट आ रही थी, जहाँ से केरोसिन लैंप की जल रहा था उसकी रोशनी आ रही थी। आई लॉक द कार एंड सेट ऑफ। आई मेड माई वे अवॉइडिंग पडल्स, और वो अपना टैमरिन ट्री, टैमरिन मतलब इमली का पेड़ पार करते हुए गए। वेयर हार्डली हाउस, इट वॉज अ स्मॉल कॉटेज विद द कॉर्यूगेटेड टिन रूफ। तो वो छोटा सा झोपड़ा था, झोपड़ी, उसमें टीन के जो ऊपर एस्प्रेसो सीट नहीं होती वैसी उनकी
रूफ बनी हुई थी। थ्रू एन ओपन डोर आई कुड सी हरिकर लालटेन एंड a leg of a bed। एक पलंग के वो दिखा, चारपाई का वो पैर, और उन्हें एक लैंप दिखा। इज देयर एनीबडी देयर? उसने पूछा। अ स्टॉकी मिडिल एज मैन विथ थिक मुस्टैच केम आउट। एकदम मिडिल एज का इंसान, मोटी मोटी मुच्छे लेके आया, एकदम जैसे हिंदी पिक्चर में नहीं होता चौकीदार आ रहा है, उस चौकीदार लुक्स में। आई टर्न द स्पॉट अवे फ्रॉम हिज फेस। तो वो जो अनिरुद्ध टॉर्च लेके था, टॉर्च से उसके चेहरा देखा, उसने टॉर्च उस साइड कर ली, उसके फेस से हटा दी। वेयर आर यू फ्रॉम सर? उस आदमी ने पूछा, आप कहाँ से हो? इन फ्यू वर्ड्स आई डिस्क्राइब माई प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट मतलब मेरी स्थिति, कोई भी परिस्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेमेंट। अपनी परिस्थिति को बताया कि वो कैसे निकले हैं, कैसे बारिश में फंस गए, कहाँ उनको जाना है, अब रात भर में वो कहाँ रात बिताएंगे। तो अपनी प्रॉब्लम सुनाई, अपनी स्थिति का बयान किया। इज देयर अ प्लेस हियर वेयर आई कैन स्पेंड द नाइट? आई आस्क्ड। आई शैल पे फॉर इट ऑफ कोर्स। बोले, मुझे कोई जगह दोगे रहने के लिए? ऑफ कोर्स मैं पैसा दूंगा। इज द डार्क बंगलो यू मीन? डार्क बंगलो? तो डार्क बंगलो, अनिरुद्ध को लगा कहाँ है, आसपास तो कोई डार्क बंगलो नहीं है। बट इमीडिएटली आई रियलाइज माई मिस्टेक। आई फॉलो द लाइट ऑफ द लालटेन एंड देयरफॉर फेल्ड टू लुक अराउंड। उसे याद आया, हाँ वो लालटेन के लाइट के वहाँ पे एक डार्क बंगलो तो था, उसे रियलाइज नहीं किया, बट वही डार्क बंगलो था। Now I turned the torch to my left and immediately a large bungalow came into the view. लेफ्ट में टॉर्च करते एक बहुत बड़ा उनको डार्क बंगलो दिखा। यू मीन दैट वन? वो वाला? यस सर, बट देयर इज नो बेडिंग एंड यू कांट हैव मील्स देयर। बोलो, आप बेडिंग नहीं है। बेडिंग हमने चैप्टर के बिगनिंग में भी पढ़ा था, अनिरुद्ध ने अपनी पैकिंग की, उसमें एक बेडिंग रखा है। तो मैं वापस आपको वीडियो में दिखा दूँ बेडिंग किसे बोलते हैं, ये आप वीडियो में देखिए। इसे कहते हैं बेडिंग। इसमें अपने गद्दा, तकिया, चदरें सब रहती है। पहले ना लोग सफ़र करते थे तो बड़े बेडिंग लेके ही चलते थे। अब आपको आराम से सीट्स, इतनी अच्छी गद्दीदार सीट्स मिलती है। पहले ट्रेनों में या कहीं भी सफ़र करते थे तो अपना घर से बेडिंग लेके चलते थे। हाइजीनिक भी होता है एक तरफ से। यस सर, चारपाई। चारपाई अब आप वीडियो में देखिए, चारपाई किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं चारपाई। आई सी देयर इज अ स्टोव लिट इन योर रूम, यू मस्ट बी कुकिंग योर मील। तो अनिरुद्ध ने बोला, ठीक है, मुझे लग रहा खाना पका रहे, कुछ पका रहे होंगे। तो मैन ब्रोक इनटू स्माइल, उसको हंसी आई। उसने कहा, अब तो कोर्स रोट चपाती, कोर्स मतलब रुखी सुखी चपाती, वो घी वी लगी हुई नहीं। चौकीदार है तो बता, हम तो रुखी सुखी चपाती खाते, उड़द की दाल जो उसकी वाइफ ने बनाई है। तो अनिरुद्ध ने झट से बोला, आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ चपातीज एंड उड़द वॉज माई फेवरेट दाल। जब भूखे होते हैं ना तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो अनिरुद्ध झट से बोल पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा भूखा था। उसने सुबह वो ब्रेकफास्ट किया था और लंच में उसने एक ऑमलेट खाए थे जो हम पढ़ चुके हैं, तो अब उसे भूख लग रही है। तो वो बोला कि हाँ मुझे तो चलेगा, हर टाइप की चपाती चलती है और उड़द दाल तो मेरी प्रिय है। आई डोंट नो वॉट द बंगलो मस्ट हैव बीन लाइक इन इट्स हेडे। हेडे मतलब अच्छे समय पे। अच्छे समय पे वो बंगलो कैसा लगता होगा, अनिरुद्ध बोल रहा मुझे नहीं पता। हेडेज मीन्स गुड टाइम्स, बट नाउ इट वॉज हार्डली दैट वन ऑफ द डार्क बंगलो। अब वो डार्क बंगलो सा लग रहा है। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द राज, ब्रिटिश राज ने उसे बनाया था। एंड वॉज लार्ज एट द सीलिंग वॉज हाई, बहुत लार्ज है, बहुत ऊंची ऊंची सीलिंग्स है। तो फर्नीचर भी बहुत लिमिटेड है, चारपाई है, टेबल ऑन द सर, चेयर, एक ब्रोकन सी चेयर। चौकीदार और द केयर टेकर हैड इन मीन वाइल लिट द लालटेन एंड उसने पूछा, उसने लालटेन वालटेन जला दी। तो अनिरुद्ध ने पूछा चौकीदार से, व्हाट इज योर नेम? सुखन राम। तो चौकीदार का नाम था सुखन राम। हैज एनीबडी एवर लिव्ड इन दिस बंगलो और एम आई द फर्स्ट वन? तो अनिरुद्ध पूछ रहे, कोई पहले यहाँ रह चुका है या मैं पहला ही हूँ? बोले नहीं नहीं, पहले एक जेंटलमैन यहाँ रहे थे, 2 रात यहाँ पे लास्ट विंटर में 2 रात रह चुके हैं। फिर अनिरुद्ध पूछ रहे, आई होप देयर आर नो गोस्ट हियर? आई से इन अ जोक्युलर टोन। जोक्युलर मतलब मजाकिया, मजाकी वे में, मजाक मजाक में पूछ रहे कि कहीं यहाँ पे भूत भूत तो नहीं है। जनरली ऐसा माना जाता है कि डाक बंगलों में भूत रहते हैं। गॉड फॉरबिड्स,
नो वन हैज़ एवर कंप्लेंड ऑफ गोस्ट। बोला ना भगवान बचाए, कभी ऐसा सुना नहीं गोस्ट के बारे में। आई मस्ट से फाउंड हिज वर्ड्स रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग मतलब तसल्ली मिलना। तो अनिरुद्ध को बड़ी तसल्ली मिली है सुन के, कह रहे यार बस बड़ी खुशी की बात है कि भूत वूत नहीं हो, क्योंकि जनरली एक माना जाता है कि ऐसे बारिश हो रही है डाक बंगलों में भूत रहते हैं। इज अ प्लेस स्पूकी। स्पूकी मतलब रहस्यमय तो नहीं है, भूतिया तो नहीं है। एंड ओल्ड डार्क बंगलो हैव अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग सो। इट विल बी सो एट ऑल टाइम्स। व्हेन वाज दिस बंगलो बिल्ट? मतलब जनरली सुना है कि डार्क बंगलो भूतिया होता है। और ये बंगलो कब बना था? Sukhan began to unroll my bedding and said, "This used to be साहेब्स बंगलो। ये साहेब का बंगलो था। अंग्रेजों को साहेब बोला जाता था। A साहेब? Yes, sir, an indigo planter. There used to be indigo factory close by and only the chimney standing." बोला यहाँ पे एक इंडिगो फैक्ट्री थी, अब तो सब इतने हो गए, अब सिर्फ एक चिमनी रह गई है। I knew indigo was cultivated in these parts at one time. I've seen ruins of indigo factories in Munger too in my childhood. तो जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि अनिरुद्ध को इंडिगो के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, उसने बहुत कुछ लिखा है, तो उसको पता है कि इस सब एरिया में इंडिगो फैक्ट्री हुआ करती थी। और जिस डाक बंगलों में अनिरुद्ध रुका है वो एक साहेब का था जो इंडिगो प्लांटर था। वो एक अंग्रेज था जो इंडिगो उगवाता था इंडियन फार्मर्स से। It was 10:30 when I went to bed after dining on Sukhan's coarse chapatis उड़द का दाल। 10:30 बजे अनिरुद्ध बड़ा थका हुआ था, भूखा था, रोटी उड़द की दाल खा के सोने गया। Meanwhile, I sent a telegram to Pramod from Calcutta that I would arrive this afternoon. He would naturally wonder what had happened. वो निकलने से पहले उसने एक टेलीग्राम भेजा था। उस समय लोग ना टेलीग्राम भेजते थे, जैसे अभी हम व्हाट्सएप में बोल देते हैं, फ़ोन मोबाइल में कर लेते हैं। पहले कम्युनिकेशन इतना ईजी नहीं था, तो उसने कम्युनिकेट करके बोला मैं दोपहर तक पहुंचूंगा। पर वो सोच रहा है कि वो प्रमोद तो बड़ी चिंता कर रहा है कि उसका दोस्त आया नहीं। बट इट वॉज यूजलेस टू थिंक ऑफ दैट नाउ। पर अब वो क्या कर सकते हैं, वो तो खुद भी फंस गया है। All I could do now was congratulate myself on having found a shelter and that too without much trouble. तो जितना मिल रहा है खुश रहो, ये सोच के अनिरुद्ध ने बोला अब मैं क्या करूं। प्रमोद को टेंशन हो रही होगी कि मेरा पहुंचना था, मैं पहुंचा नहीं। बट ठीक है, खुशी की ये बात है कि उसको रात गुजारने के लिए एक जगह मिल गई, खाने को रोटी दाल मिल गई। इन फ्यूचर आई वुड डू एज भोला बाबू हैड एडवाइज। तो जब हम कुछ सबक कैसे सीखते हैं, जीवन अपने आप में एक सबक सिखाता है। तो अब उसने एक सबक सीख लिया। भोला बाबू ने एडवाइस किया था ना कि ड्राइवर रख लेना अपने साथ। आई लर्न द लेसन्स एंड लेसन्स लर्न द हार्ड वे आर नॉट फॉरगॉटन इजीली। तो अनिरुद्ध ने एक लेसन सीख लिया है। वो ऐसा लेसन सीखा है कि अपने साथ अगर लॉन्ग जर्नी में कहीं जाओ तो एक ड्राइवर रखो। और वो बोल रहे हैं कि इस तरह से जो लेसन, जिंदगी जो लेसन सिखाती है वो हम हरदम याद रखते हैं। कष्ट करके जो सबक मिलता है वो सबक हरदम याद रहता है। इस वीडियो का पार्ट 2 आप इस लिंक में देख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है ये। बाकी का जो इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स है हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ऐसे ही मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। अब पार्ट 2 देखने के लिए लिंक में क्लिक करिए और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सोनू मैम्स क्लासेस।